हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टॉपर्स मंत्रा। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने ज्योग्राफी की क्लास 11th की सीरीज के साथ। और ये क्लास 11th की ज्योग्राफी की फोर्थ वीडियो रहने वाली है, जो कि इंडिया वाली बुक की पार्ट सेकंड की, ये लेसन नंबर सेकंड की सेकंड पार्ट है। इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम 3 मार्क्स के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चनों को कवर कर चुके हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स में भी पूछ लिए जाते हैं, और 5 मार्क्स के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों तरह के सेगमेंट्स जो क्वेश्चंस हैं, या फिर यहाँ के बीच बीच से अगर कहीं एमसीक्यू बन सकते हैं तो उसको भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके साथ में स्पेशली इम्पॉर्टेंट भी मार्क करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें आपसे पूछा गया है भारत की उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला का विवरण 5 बिंदुओं में दीजिए। जरूरी नहीं जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है पेपर में उसी लैंग्वेज में आपसे सवाल पूछे जाएं, पेपर में भाषाओं को बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, तो इसकी जगह आप सभी के लिए हिमालय पर्वतमाला ये शब्द भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपको डोंट बी कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना आप सभी को। पहली बात तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये हिमालय पर्वतमाला या उत्तर पर्वतमाला क्या है। जैसे यहाँ पर आप देखते हो नॉर्थ, ये उत्तर दिशा है, और ये आप सभी को पता है पूर्व यानी आपकी ईस्ट डायरेक्शन है। तो ये जो हिमालय पर्वत है ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर तो फैला ही हुआ है, लेकिन साथ ही साथ ये इस तरीके से ये पूरे रेंज में फैला, जिसकी वजह से इसकी ही वजह से इस पूरे क्षेत्र को हम क्या कह देते हैं यहाँ पर, भाई ये जो है उत्तर और उत्तर पूर्व के पर्वतमाला भी कहलाते हैं। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर उत्तर पूर्व की जो पर्वतमाला है और जो हिमालय पर्वतमाला है या जो पूर्वी पहाड़ियाँ हैं वो शामिल होती है इसके अंदर, हिमालय पर्वत के अंदर। इन पर्वतमाला का जो उदय है वो विवर्तनिक हलचलों से हुआ है, तो ये एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है कि हिमालय पर्वत का निर्माण या फिर उत्तर या उत्तर पूर्वी पर्वतों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो आप क्या बोलोगे कि विवर्तनिक हलचलों के कारण से हुआ है। यहाँ पर तेज बहने वाली नदियाँ हैं, कौन कौन सी नदियाँ मुख्य रूप से बहती है, तो आप उत्तर भारत की नदियाँ यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। उत्तर भारत की नदियाँ जो है वो यहाँ बहती है, और अभी भी वो किस अवस्था में है, युवा अवस्था। अभी भी यहाँ पर नदियाँ किस अवस्था में, युवा अवस्था में। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी चाप की आकृति में। उत्तरी चाप का मतलब क्या है मैं आपको ये भी समझाता हूँ। जैसे आप ये चीज देखते हो तो सिंधु नदी बेसिकली इस तरीके से बहती है और यहाँ बहना शुरू हो जाती है, आपको याद रखना है। ऐसे ही यहाँ से आपका ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो इसकी चाप की लंबाई का मतलब है इसके बीच का जो क्षेत्र है, ये पूरा जो रीजन है, इस क्षेत्र की बात यहाँ पर हुई है। इस पूरे क्षेत्र की, इस पूरे रीजन की यहाँ पर बात हो रही है, और इसके बीच में लगभग लगभग 2500 किलोमीटर का क्षेत्र फैला हुआ है, और इसकी चौड़ाई बताई गई है 160 से 400 किलोमीटर तक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो ये पूरा का पूरा रीजन है, जैसे आप मैप में अगर देखोगे आपको तो ये दिखिएगा यहाँ पर। अगर अगर आप थोड़ा सा जूम जूम करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो पर्वत है, यहाँ पर भी पर्वत आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो पर्वत आपको देखने को मिलेंगे ये इस रीजन में, यहाँ पर तो यहाँ पर मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, इन जगहों पर भी हिमालय पर्वत है, ये जो उत्तर पूर्वी पर्वत हैं, और इन पहाड़ों में फैले हुए हैं। यहाँ पर उत्तर में अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं पर इन्हें नागा पहाड़ कहा जाता है नागालैंड के पास में, मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी कहा जाता है। जो मिजोरम में जो पहाड़ पाए जाते हैं इसके उत्तर के और उत्तर पूर्व के यानी हिमालय पर्वत, उसे मिजो या लुसाई पहाड़ भी कहते हैं। तो आपको याद रखना इन पहाड़ों के नाम जो इन क्षेत्रों में। इसके अलावा यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है डायरेक्टली, 3 मार्क्स का 3 मार्क्स ये क्वेश्चन आता है कि हिमालय पर्वत के समांतर फैली हुई 3 पर्वत, हिमालय पर्वतों को किन 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, आप ये भी कह सकते हो। तो पहले नंबर पे है तो बृहत हिमालय, वह हिमालय जो बड़े हिमालय। दूसरे नंबर पे आपके मध्य हिमालय, और तीसरे आपके शिवालिक हिमालय। तो आपकी जो बुक के अंदर मैप दिखाया गया है इसमें डायरेक्टली इस चीज़ को क्लियर कर रखा है। आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक रेंज सी बन जाएगी। पहली हिमालय ये है जो बिल्कुल बर्फ वाली है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ है, तो ये बृहत हिमालय। फिर इसके बाद में मध्य, ये लघु हिमालय, और तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है व्यास। और फिर तीसरे तीसरे नंबर पे हम कह देते हैं शिवालिक। शिवालिक है तो शिवालिक बेसिकली क्या करता है, मैदानी इलाकों को पर्वतों से जोड़ता है। यहाँ पर जो बृहत हिमालय इसमें वर्ष भर आपको बर्फ मिलेगी, पूरे साल बर्फ मिलेगी। और जितने भी हिल स्टेशन बने होते हैं वो हमारे लघु और मध्यम
जो हिमालय है उस रेंज में बने होते हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि वृहद हिमालय सबसे ऊंची श्रेणी है। यहाँ पर अधिकतर ऊंचाई होने की वजह से सदा मतलब हमेशा बर्फ ही रहती है। मध्य और लघु हिमालय, ये वो हिमालय है जो क्या है कि वृहद हिमालय के ठीक नीचे और शिवालिक के ठीक ऊपर है, बीच में हम इसको कह सकते हैं पहले वृहद हिमालय, फिर मध्य या लघु हिमालय, फिर शिवालिक। तो शिवालिक और जो वृहद के बीच में जो है वो मध्य या लघु हिमालय कहते हैं। ध्यान रखना, अधिकांश स्वास्थ्य वर्धक स्थान लघु हिमालय पर ही है। स्वास्थ्य वर्धक मतलब जितने भी हिल स्टेशन वगैरह बनाए गए हैं स्वास्थ्य, जो हम कंफर्टेबली रह लेते हैं, तो धर्मशाला हो गया, शिमला, डल, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सब इन्हीं स्थानों पर। तीसरे नंबर पर शिवालिक है, जो कि सबसे साउथ में या दक्षिण में हिमालय का पार्ट पड़ता है, और बेसिकली ये लघु और मध्य हिमालय के समानांतर है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है। और तीसरा, ये मैदानी इलाकों को क्या करता है, पर्वतों से जोड़, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट है कि भारत में उपमहाद्वीप है और मध्य पूर्वी क्षेत्रों में अगर हम देखें देशों के बीच में मजबूत दीवार का काम करती है। बेसिकली ये जो हिमालय पर्वत है ये क्या करती है, एक दीवार की तरह हमारे लिए काम करती है। तो इसके दो तीन फायदे हैं, मैं आपको अभी से ही बता देता हूँ। पहला फायदा क्या है कि जब मानसून आता है, मानसून की पवनें कहाँ से आती है, इधर से दक्षिण की तरफ से आती है। तो जब मानसून की पवनें आती है तो इन पर्वतों पे टकरा के फिर वापस लौट जाती है। तो इसका फायदा, आते टाइम तो ये बारिश कराती है, लेकिन टकरा के जब वापस जाती है तो दोबारा तब भी बारिश, इसका फायदा ये है। इसके अलावा ये दीवार हमारा या फिर हम कहें तो हिमालय पर्वत हमारा एक फायदा क्या पहुंचाती है कि चीन और इधर रूस से आने वाली जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं सर, उससे हमको बचाने का भी ये काम, आपको ये भी आपको। सेकंड क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बीच बीच में से आपको ये भी बताया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार, तो आपको याद रखना है कि जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत उत्तर में है और प्रायद्वीपीय पठार जो है वो दक्षिण भारत में, यहाँ पर है दक्षिण भारत। हिमालय पर्वत जो है वो नवीन पर्वत है, नए पर्वत है, युवावस्था में, और ये जो दक्षिण है ये आपकी वृद्धावस्था में, ये प्राचीन, तो ये भी याद रखना है। इसका फैलाव की बात करते हैं तो ये बेसिकली गुजरात, दिल्ली यानी एमपी के बॉर्डर के आसपास और साथ साथ झारखंड वगैरह के बॉर्डर, इस तरीके से, इस रीजन से ये नीचे साउथ में इस तरीके से थोड़ा सा, मेरी ड्राइंग खराब है, आप थोड़ा सा मैनेज कर लें। इस तरीके से ये भारत का जो है साउथ का जो पोर्शन है वो इस तरीके से थोड़ा सा बना हुआ है, और श्रीलंका बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा का पूरा रीजन है, अब ये थोड़ा सा कटा फटा इलाका है, और दिल्ली के कटक, पूर्व में राजमहल, इधर राजमहल है, इस तरफ राजमहल की पहाड़ियाँ यहाँ पर, और यहाँ पर आपके गिर पहाड़ का मतलब है गुजरात के आसपास के जो पहाड़ है यहाँ पर, इसमें फैला हुआ है, और साउथ में जहाँ केरल वगैरह है, तमिलनाडु वगैरह, उसके आसपास तक। ये किसका बना है, पेपर में एमसीक्यू पूछा जाएगा यहाँ से कि जो प्रायद्वीपीय पर्वत है किसका बना हुआ है, तो प्राचीन नीस व ग्रेनाइट से बना है, ये एमसीक्यू पूछा जाएगा। यह प्राचीनतम भूपटपटी सबसे प्राचीनतम है, यानी अगर हम बात करें पर्वतों में तो ये सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, और इसका एक एवरेज यानी औसत, औसत हमारे सामने आया है। औसत ऊंचाई कितनी है, 600 से 900 मीटर तक की है, आप सभी को याद रखना है। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड कठोर खंड में खड़ा है, ये कठोर खंड के रूप में भी आपको ये बात भी याद रखना है। इसके अलावा इस पहाड़ के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत है, याद रखना है, यानी अरावली पर्वत राजस्थान और दिल्ली के तटवर्ती इलाकों में, और उत्तर के विंध्याचल सतपुड़ा पहाड़, सतपुड़ा कहाँ पड़ता है, एमपी के आसपास पर भी है, आपको ये याद रखना है। और सामान्य तौर पर प्रायद्वीपीय ऊंचे हैं, यानी प्रायद्वीपीय जो है इतने ऊंचे तो नहीं है, 600 से 900 मीटर तक, 900 मीटर नहीं, 900 मीटर तक की रेंज आई है यहाँ पर आपने देखा, लेकिन जो हिमालय पर्वत है वो इससे भी ज़्यादा ऊंचे हैं, आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेट का भाग है वो इससे मिलता जुलता काफ़ी है। इसके अलावा यहाँ पर कई नदियाँ बहती है, जैसे नर्मदा, तापी, आपको इन नदियों का नाम भी ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको कह दूँ कि ये 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में तो हर बार आता ही आता है क्वेश्चन। एक तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में आपको, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट के बारे में बताया गया है। देखो मैंने पश्चिमी घाट के बारे में आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। ये जो यहाँ का रीजन है पश्चिमी घाट है, जिसमें आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला, ये 3-4 राज्य आ जाएंगे। और जो पूर्वी घाट है इसके अंदर आपका इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और साथ ही साथ में बंगाल की खाड़ी में आपका पश्चिम बंगाल जो है, ये सारे आ जाएंगे इसके। तो आपको थोड़ा अंतर इस तरीके से भी याद रखना है, पेपर में आता है 3 मार्क्स में भी और 5 मार्क्स। पश्चिमी घाट जो है उत्तर
महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी तक है, ये मैंने बता दिया 4 स्टेट। इसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, नीलगिरी, केरल के अलमाइन और इलायची पहाड़ के नाम से जाने जाते हैं। ये पेपर में बहुत बार आया हुआ एमसी। ये अलमाई और इलायची पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये केरल में पाए जाते हैं, याद रखना। अगला, ये पर्वतमाला लगातार एक श्रेणी के रूप में और उत्तर दक्षिण के दर्रे, दर्रे क्या होते हैं? दर्रे को बोलते हैं पासेस। जैसे एक पहाड़ी है और दूसरा पहाड़, इसके बीच का जो रास्ता होता है दर्रा या पास बोला जाता है, आपको याद। तो ये लगातार एक श्रेणी के रूप में और उत्तर से दक्षिण में 3 दर्रे हैं। 3 दर्रे कौन कौन से? 3 पासेस कौन से? एक थल घाट है, दूसरा भूर घाट है और तीसरा पाल घाट है। ये 3 दर्रे बने हुए हैं यहाँ पर पश्चिमी घाट में, की बात हो रही है पश्चिम, याद रखना। इसके अलावा इसकी औसतन ऊंचाई यहाँ के जो पर्वत है वो कितनी है? 1500 मीटर तक की है और इसके उत्तर से दक्षिण की तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ ये। इसके अलावा अगला आपका है प्रायद्वीपीय पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपसे पेपर में ये भी एमसीक्यू में पूछा गया कुछ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। प्रायद्वीप में सबसे ऊंची चोटी जो पश्चिमी घाट में है वो कौन सी है? अनाईमुड़ी पहाड़ है, ये आपको याद रखना है, जो कि पश्चिमी घाट में अनाईमुला पहाड़ी में स्थित है, ये भी याद रखना है। अब पूर्वी घाट के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या है भाई? पूर्व की तरफ है, मैंने बताया। इस वाले रीजन में कौन कौन से स्टेट आ जाएंगे? इसके अंदर स्टेट का नाम याद रखना है आपसे। ये नीलगिरी तक फैले हुए हैं दक्षिण में, और महानदी पूर्वी घाट में है। तो इसके अंदर आप तमिलनाडु, इसके बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में आप उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन स्टेट को याद रखेंगे। इसमें कौन कौन सी खास पहाड़ी है? तो आपका पालकोड़ा, नल्लामाला पहाड़ियाँ हैं, महेंद्रगिरी है, ये पहाड़ियाँ इसमें प्रमुख है। भाई यहाँ पर शिथिलापन थोड़ा कम है, तो पूर्वी श्रेणी जो है लगातार नहीं है, कई बड़ी बड़ी नदियाँ यहाँ पर आपस में मार्ग बनाती हैं। आपको पता है यहाँ पर केवल इधर तो कम नदी बहती है, लेकिन इस डायरेक्शन में नदियाँ ज़्यादा बहती है, तो जैसे यहाँ पर कटा फटा इलाका कम है। इसके अलावा इस पर्वत श्रेणी की औसतन ऊंचाई जो है कम है, तो 600 मीटर तक ही है, जिसकी वजह से इधर ऊंचाई कम होने की वजह से सारी ज़्यादातर नदियाँ इस डायरेक्शन में बहती है। और इधर 1500 मीटर तक की ऊंचाई थी, इसीलिए इधर कम बहती है, ज़्यादा बहती है इधर। ठीक है, इसके बाद में पूर्वी और पश्चिमी घाट में नीलगिरी पर्वत आपस में मिलती है। भाई नीलगिरी पर्वत में आपस में आकर पूर्व और पश्चिम दोनों मिलते हैं। अगला देखो क्वेश्चन मैंने पूछ लिया था आपसे और वैसे भी आता ही है। प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय पर्वत में 5 अंतर बताइए। तो प्रायद्वीपीय पठार कठोर है और प्राचीन है। वही दूसरी तुलना में हम बात करेंगे हिमालय पर्वत की, तो वो कठोर नहीं है, वो युवावस्था में। इसका निर्माण उत्खंड के रूप में हुआ है, प्रायद्वीप का निर्माण उत्खंड के रूप में हुआ है, ये याद रखना है। अगला, ये आपका कैम्ब्रियन कल्प से आज तक स्थल पे रहा। ये कैम्ब्रियन कल्प का टाइम था, तब से लेकर आज तक है। इसके तटीय इलाके जो हैं वो समुद्र में डूब गए, यानी जैसे जैसे पहाड़ नीचे की तरफ डिजोल्व होते जा रहे हैं वो डूब। यहाँ पर नदियाँ जो हैं इतनी उफान पे नहीं बहती और मंद ढाल वाली नदियाँ हैं, क्योंकि ऊंचाई कम है तो मंद ढाल है। वहीं बात करते हैं हिमालय पर्वत की, तो वहाँ पर भाई दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और ऊंचे पहाड़ की वजह से ढाल ज़्यादा है, तो जो नदियाँ भी बहती है तो बहुत तूफान में बहती है। इसके अलावा ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से हिमालय पर्वत में बर्फ, ग्लेशियर बहुत ज़्यादा बनते हैं, और वो जो ग्लेशियर जब पिघलते हैं उससे भी हमारे सामने निकल के प्रॉब्लम आती है। प्रायद्वीपीय पठार में मुख्यतः अपशिष्ट पर्वत जो है आपके पाए जाते हैं, और अलावी पर्वत ज़्यादा बड़े पर्वत नहीं है। हिमालय पर्वत जो है वो क्या है, शैलों से निर्मित है, और हिमालय पर्वत जो है मूरदार पहाड़ है, इसमें हलचल हमेशा बनी रहती है। जैसे आज भी मैं बता दूं, आज से 10 साल पहले और अभी अगर हिमालय पर्वत के अंदर माउंट एवरेस्ट की आप लंबाई को कंपेयर करोगे 10-20 साल पहले और अभी, आपको अब उसकी लंबाई ज़्यादा दिखेगी। लंबाई का मतलब ऊंचाई से वो ज़्यादा दिखेगी, और इनका निर्माण विवर्तनिक हलचलों के परिणाम स्वरूप हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। हिमालय में तथा उससे संबंधित चोटी जो है वो श्रेणी कमजोर और लचीली है, परिणाम स्वरूप विचलन ज़्यादा होता है। विवर्तनिक कारण से उत्पन्न हुई है। दुनिया के सबसे लंबे पहाड़ यहाँ पर पाए जाते हैं, चाहे K2 की बात करते हैं भारत के अंदर, फिर माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं नेपाल, तो ये भी याद रखना। अगला कह रहा है हिमालय पर्वत की प्रमुख श्रृंखलाओं के नाम लिखिए, और पश्चिमी हिमालय एवं पूर्वी हिमालय में। तो 3 प्रमुख श्रृंखलाएं हिमालय पर्वत में मैंने आपको बताया था। पहला हिमाद्री, या फिर जिसे हम बृहद हिमालय बोलते हैं, बृहद नहीं, बृहद लिखना, बृहद हिमालय। दूसरे नंबर पर मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय, और तीसरा पश्चिम हिमालय। पश्चिमी हिमालय में क्या क्या आता है? इसका विस्तार 70 डिग्री
से 80 मिनट तक के देशांतर के बीच में। यहाँ पर औसतन वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर या फिर उससे भी कम होती है। और यहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं पश्चिमी हिमालय। शंकुधारी वन का मतलब क्या, आपको हिस्ट्री में रैंक खराब की औसतन ऊंचाई पूर्वी हिमालय से अधिक है, याद रखना है। पूर्वी हिमालय के बारे में ये बताया गया कि ये कहाँ से कहाँ तक है, ये 88-97 डिग्री देशांतर में। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में औसतन वर्षा यहाँ पर ज़्यादा होती है। पिछले वाले में आपने देखा था पश्चिम में थे वो 100 सेंटीमीटर से भी कम हो रही थी, और यहाँ पर 200 या उससे भी ज़्यादा होती है। पता है पूर्वी हिमालय में एक जगह आती है मेघालय, और मेघालय में ही एक जगह आती है जिसका नाम है मानसून ड्रॉप। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सदा हरित वन पाए जाते हैं, नहीं हमेशा हरित वन पाए जाते हैं, और उनकी औसतन ऊंचाई पश्चिमी हिमालय जो है, औसतन ऊंचाई कम है पश्चिमी हिमालय से। पश्चिमी हिमालय में कौन से आते हैं, K2 भी वहीं आ जाता है आपका, और आपका माउंट एवरेस्ट भी वहीं पर ही आता है। आपको ये भी याद रखना है। बाकी ये चैप्टर आपका लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए। मैप का रह गया तो मैप में आप लोगों का अलग से करवाऊंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपकी जो होगी वो चैप्टर नंबर 3 की होगी। और आपको आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगली वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं हम आपसे भी अपनी अगली वीडियो में।